everyone, welcome to my channel. It's me Simran Sahani and welcome to the revision and quiz session of chapter Rise of Nationalism in Europe. तो आज हम अपना चैप्टर Rise of Nationalism in Europe के रीजन एजर्शन केस बेस्ड एंड हाई एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं. टेक दिस वीडियो एज योर क्विज ऑल्सो प्लस योर रिवीजन सेशन ऑल्सो. तो आज मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराने वाली हूँ. आई विल बी डिक्टेटिंग द क्वेश्चन एंड उसके बाद आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक. उसके बाद हम आंसर डिस्कस कर लेंगे. तो आपका जो स्कोर होगा टोटल वो आप मुझे एंड में लाइव चैट में बताना. लाइव चैट में आंसर्स मत बताना. इस तरीके से आपका क्विज भी हो जाएगा एंड एनी टाइम जब आपको रिवीजन करना होगा इस चैप्टर का विद हाई एंड क्वेश्चन तो आप इससे अपना रिवीजन भी कर सकते हो. तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. एंड अगर आपको क्लास 10 एसएसटी का फुल सिलेबस पढ़ना है, 10th इंग्लिश का सिलेबस, एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने हैं, हाई एंड क्विज सेशंस देखने हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू कैन रेफर टू इट एंड इवन साइंस की प्लेलिस्ट भी गिवन है. यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड लेट्स स्टार्ट आवर रिविजन एंड क्विज सेशन. तो चैप्टर का नाम क्या है? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्विज प्लस रिविजन. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज गिवन बिलो इज द पैक्ट बिटवीन नेशन, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सॉरी 1848. What was his series of painting called? तो ये पिक्चर आप आइडेंटिफाई कर लो कौन सी है एंड यू हैव टू टेल what was the series of painting known as. ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना होगा. लेट्स सी द ऑप्शंस. ए, वर्ल्ड वाइड कंजर्वेटिव एंड सोशल रिपब्लिक. बी, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन या डी, नन ऑफ द अबव. तो आपको बताना है पेंटिंग का नाम क्या है. तो करेक्ट आंसर आई होप आप सबको आता हो और आप सबने करेक्ट आंसर अपनी नोटबुक्स में लिख लिया हो. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर इज B1, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. करेक्ट आंसर क्या है? B1 है. तो मैं अभी हैंड टू हैंड आपको आंसर्स बता रही हूँ. ओके तो आप आंसर लिख के चेक करते रहो साथ के साथ में. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. When and who prepared a series of 4 prints visualizing a world made up of democratic and social republic? किसने बनाई, कब बनाई? 1804 नेपोलियन ने बनाई थी, 1815 में ड्यूक मेटरनिच ने बनाई थी, 1846 में फ्रेडरिक सॉरी ने बनाई थी या 1848 में फ्रेडरिक सॉरी ने बनाई थी. तो बताओ जल्दी से क्या है करेक्ट आंसर. राइट डाउन ABCD में से कौन सा करेक्ट आंसर है. आंसर इज D1, 1848 फ्रेडरिक सॉरी. ओके तो करेक्ट आंसर D1 है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. When did French Revolution started? French Revolution कब स्टार्ट हुआ? ऑप्शन ए 1780, ऑप्शन बी 1879, ऑप्शन सी 1789, ऑप्शन डी 1769. करेक्ट आंसर C1. टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ वॉज फ्रांस इन 1789? आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि फ्रांस कैसा था 1789 में. ऑप्शन ए, फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेज्ड एंटी नेशनल स्टेट था. ऑप्शन बी, फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट. ऑप्शन सी, फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेज सेकुलर स्टेट. या फिर ऑप्शन 4, फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेज ऑटोक्रेटिक स्टेट. तो अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो क्या था. फ्रांस ऑटोक्रेटिक स्टेट था, सेक्युलर स्टेट था, टेरिटोरियल स्टेट था या एंटी नेशनल स्टेट था. आंसर इज B1, फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट. ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनलिज्म विच इमर्ज्ड एज अ फोर्स इन द लेट 19th century मीन्स. यानी कि जो लेट 19th century में नेशनलिज्म जो स्टार्ट हुआ तो उसका मतलब क्या था. नेशनलिज्म का मतलब क्या था यहाँ पे. ए, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर. बी, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री विदाउट एप्रिसिएशन फॉर अदर नेशंस. स्ट्रॉन्ग लव फॉर वंस ओन कंट्री एंड हेट्रेड फॉर अदर्स. या फिर इक्वली स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो देखो इन सब क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को ध्यान से देखो एंड जस्ट थिंक ऑफ द करेक्ट आंसर. तो आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर नोटबुक में लिख लिया होगा एंड करेक्ट आंसर इज A1. क्या है करेक्ट आंसर? फर्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर को क्या बोला जाता है? नेशनलिज्म की फीलिंग कि आप अपनी जो नेशन है, नेशन स्टेट है जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें आप पैदा हुए हो, आप उससे कनेक्ट कर रहे हो. यू आर फीलिंग दैट ये हमारी, दिस इज़ आवर, ये लैंड हमारा है. ठीक है, इसका हिस्ट्री, इसका कल्चर ये हमारा है. जब हमारे में ऐसी फीलिंग आती है, वी आर फुली डिवोटेड टुवर्ड्स आवर नेशन, टुवर्ड्स आवर टेरिटोरियल स्टेट, तो वो क्या कहलाती है? नेशनलिज्म. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज अ रीजन असर्शन क्वेश्चन. तो असर्शन क्या गिवन है पढ़ते हैं. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस लाइक द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटियन. ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या ये असर्शन ट्रू है या नहीं. सबसे पहले असर्शन देखते ही हम ये सोचते हैं
तो इमेजिन करो कि ये असर्शन ट्रू है या नहीं। रीजन देखते हैं अब रीजन हमें गिवन है दैट फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज आइडियाज लाइक ला पेट्री एंड ला सितिन जो थे उसको क्यों एडवोकेट करते थे, बिकॉज यहाँ पे रीजन हमें गिवन है दिस वॉज डन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। जो फ्रांस के लोग हैं उनको एक जैसा फील करवाने के लिए दैट दे आर हैविंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, दे आर ऑल फ्रेंच सिटीजन्स, ठीक है, ऐसी फील करवाने के लिए, उनमें ब्रदरहुड की फीलिंग लाने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए वो ला पैट्री एंड ले सितियन वाली जो आइडियाज थे उनको एडवोकेट करते थे। तो क्या असर्शन रीजन ट्रू है? लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए आप तब लिखोगे जब बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू होंगे एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का। ऑप्शन बी आप तब लिखोगे जब असर्शन रीजन ट्रू होंगे एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी आप तब लिखोगे जब असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, और ऑप्शन डी आप तब लिखोगे जब असर्शन एंड रीजन दोनों फॉल्स है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइज हमारा ए वाला वाई, बिकॉज ये बिल्कुल सही है, असर्शन भी बिल्कुल ट्रू है एंड रीजन भी ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे ला पेट्री, ले सितियन, इन सब आइडियाज़ को एडवोकेट इसलिए ही करते थे जिससे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बने और लोगों का अपने देश के लिए नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो है वो स्टार्ट हो, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। सो लेट अस सी। ऑप्शन ए द कवर ऑफ फ्रेंच एल्मेनेक, ऑप्शन बी द कवर ऑफ जर्मन एल्मेनेक, ऑप्शन सी द कवर ऑफ बाल्कान एल्मेनेक, या ऑप्शन डी द कवर ऑफ इटली एल्मेनेक। तो आई होप ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने देख रखा होगा। तो बताओ कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर इसका मुझे, एंड देन लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज। तो सिविल कोड का दूसरा नाम क्या था? नेपोलियनिक कोड, यूरोपियन कोड, सिटीजन कोड, नेपोलियन कोड। ये बहुत आप सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से अपने आंसर लिख लो नोटबुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटीज द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी सिटीज में फ्रेंच आर्मीज को बहुत ज़्यादा वेलकम करा गया था एज हार्बिंगर्स ऑफ द लिबर्टी। ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी मेन्स, ऑप्शन सी मिलान एंड वॉर्सो, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से अपनी नोटबुक में लिया होगा। करेक्ट आंसर क्या है? D1 ऑल ऑफ द अबव। ब्रुसेल्स में, मेन्स में, मिलान में और वॉर्सो हर जगह पे फ्रेंच आर्मीज को बहुत वेलकम करा गया था एज द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि है हमारे लिए लिबर्टी लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेडेड इटली? कब इन्वेड करा था? 1708, 1790, 1797, 1707। तो करेक्ट आंसर जल्दी से अपनी नोटबुक्स में लिखो, एंड करेक्ट आंसर है C1 1797। फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। इनमें से कौन सी पावर्स ने नेपोलियन को मिलकर हराया था? ए ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, बी इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, रशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, जर्मनी, ऑप्शन डी ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, इटली। तो बताओ इनमें से किसने मिलकर हिलाया था नेपोलियन को? करेक्ट आंसर क्या है? A1 है, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। और कौन सी बैटल में हराया था अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड इस्टेब्लिश्ड। इनमें से क्या क्या बातें सिविल कोड फुलफिल करता था आपको ही बताना है। ऑप्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या देता था वो? इक्वालिटी बिफोर लॉ सिविल कोड, सोचो। ऑप्शन राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जस्ट इमेजिन दैट इनमें से कौन सी सिचुएशंस फुलफिल करता था नेपोलियनिक कोड, एंड अगर इनमें से सभी करता था तो करेक्ट आंसर क्या होगा? D1। तो आई होप आप लोगों ने आंसर्स लिख लिया होगा। करेक्ट आंसर क्या है? D1। सारी की सारी जो ये स्टेटमेंट्स है ये फुलफिल करता था हमारा नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो अभी यहाँ पे आपको सारी स्टेटमेंट में पढ़ाती हूँ और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टेटमेंट नंबर ए है हमारी, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। तो हमें ए स्टेटमेंट गिवन है कि जब नेपोलियन को हरा दिया गया था तो 1815 में ये सारी जो बड़ी बड़ी पावर्स थी ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब इकट्ठे मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब यूरोप का सेटलमेंट कैसे होगा, और मिलते कहाँ हैं? वियना में। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो फॉल्स है, अपने आप सोचो, ठीक है। ऑप्शन बी द कांग्रेस बाय ऑस्ट्रेलियन चांसलर नेपोलियन। यहाँ पे गिवन है हमें कि जो ये वियना कांग्रेस हुई थी ये किसने होस्ट करी थी? नेपोलियन ने होस्ट करी थी, टू ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन। स्टेटमेंट 3 क्या गिवन है हमें ये देखते हैं हम, ये फॉल्स है या ट्रू है, लेट्स सी। तो द बर्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored to power and France lost the territories it had annexed under Napoleon। तो सी स्टेटमेंट में हमें गिवन है दैट जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको जो है
रिस्टोर कर दिया गया था पावर में और फ्रांस अपनी सारी टेरिटरीज खो देता है जो उसने नेपोलियन के रूल में जो थी एनेक्स करी थी, यानी कि कब्जाई थी। तो अब आप सोचो कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये ऑप्शन डी पे गिवन है ऑल आर फॉल्स, ठीक है। अगर आपके हिसाब से सारी फॉल्स है तो ऑप्शन डी होगा, अगर आपके हिसाब से ए फॉल्स है तो ए होगा, बी फॉल्स है तो बी होगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई होप आप लोगों समझ चुके होंगे अभी तक। करेक्ट आंसर क्या है? B1 है। और क्यों है करेक्ट आंसर B1? बिकॉज ऊपर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जो बी वाली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। बिकॉज देखो सब सही लिखा है स्टेटमेंट में, बट यहाँ आप ध्यान से देखो, द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर नेपोलियन। किसने होस्ट करी थी वियना कांग्रेस? जल्दी मुझे नाम बताओ उनका कमेंट सेक्शन में। तो जिन्होंने होस्ट करी थी उनका नाम नेपोलियन तो बिल्कुल भी नहीं था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के आपको बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यू विल बी गिवन 3 to 4 स्टेटमेंट्स। एनसीईआरटी समझ रखी होगी, चैप्टर समझ रखा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा अरे ये गलत है, ये तो झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड कांग्रेस ऑफ वियना? इनमें से कौन सी कंट्री वियना कांग्रेस को अटेंड नहीं करता? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, स्विट्जरलैंड। भाई ब्रिटेन भी गया था, रशिया भी गया था, प्रूशिया भी गया था, पता है हमें, स्विट्जरलैंड नहीं गया था, तो D1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एजर्शन गिवन है हमें सबसे पहले। अब एजर्शन पढ़ो, मैं भी पढ़ती हूँ। सीक्रेट सोसाइटी sprang up in European states to train revolutionaries and spread their ideas. To be a revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after Vienna. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सीक्रेट सोसाइटीज़ बननी शुरू होती है यूरोप के स्टेट्स में, और सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बनना मतलब ये है कि आप मोनार्कियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ खड़े हो रहे हो। तो क्या ये सही है या नहीं है, सोचो, ठीक है। अब लेट्स सी रीजन दैट क्यों बनी थी ये सीक्रेट सोसाइटी, ये गिवन है हमें इसमें। बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 1815 के बाद के जो फॉलोइंग ईयर थे, रिप्रेशन की वजह से जो थे जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे, यानी कि वो सीक्रेट सोसाइटी बना के जो थे अपने जो रेवोल्यूशनरी टास्क थे वो परफॉर्म करे थे। तो क्या रीज़न ट्रू है फॉल्स है, सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए तब होगा जब बोथ रीजन असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी तब होगा जब रीजन असर्शन ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ऑप्शन सी तब होगा जब असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, एंड ऑप्शन डी तब होगा जब असर्शन रीजन दोनों फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अगर आपने A1 बताया था तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी यहाँ पे ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। लेट्स मूव ऑन to the next question. Question number 15. Individual was the Italian revolutionary dash born in Genoa in 1807. He became a member of the secret society of the Carbonari. तो आपको बताना है who is he, किसके बारे में बताया गया है ये? गुसेसिपी मजीनी, मेथरेनिच, केवर या नन? करेक्ट आंसर A1 गुसेसिपी मजीनी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who founded the underground society Young Italy in Marseilles? जल्दी से बताओ, मेथरेनिच ने बनाई थी, मजीनी ने बनाई थी, लुइस फिलिपी ने बनाई थी या नन? करेक्ट आंसर B1 मजीनी ने बनाई थी यंग इटली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इटालियन प्रिंसली हाउस रूल्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ इटली? तो जो इटालियन प्रिंस थे वो कौन से वाले इलाके पे रूल करते थे? ए सार्दिनी पीडमोन, बी लोम्बार्डी, सी वेनेशिया या डी किंगडम ऑफ टू सिसिलीज? तो करेक्ट आंसर A1 सार्दिनी पीडमोन, ठीक है। सीधा क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे आपको बताना है दैट फर्स्ट अपहीवल फ्रांस का कब हुआ था। लेट्स सी द क्वेश्चन। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन डैश the Bourbon king who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by the liberal revolutionaries. तो आपको बताना है फर्स्ट अपहीवल कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए जुलाई 1830 में, ऑप्शन बी जुलाई 1815 से, ऑप्शन सी जुलाई 1805 से, करेक्ट जुलाई 1810। तो करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है A1 जुलाई 1830। पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस डैश। तो आपको बताना है कौन सी सेंचुरी से ग्रीस पार्ट है ओटोमन एम्पायर का? A 15th सेंचुरी, B 14th सेंचुरी, C 18th सेंचुरी, D 5th सेंचुरी? करेक्ट आंसर आई होप आपने लिख लिया होगा अपनी नोटबुक्स में। करेक्ट आंसर इज A1 15th सेंचुरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ट्रीटी गेव ग्रीस अ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन, और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ट्रीटी ऑफ फ्रांस, ट्रीटी ऑफ ग्रीस? करेक्ट आंसर A1 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग हु सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू? कितने कस्टम बैरियर्स उन्हें पास करने होते थे? 11, नो कस्टम बैरियर, 6 कस्टम बैरियर, 3? करेक्ट आंसर 11 A1, ठीक है। When was the custom union or zollverein was formed? तो आपको बताना है कब फॉर्म हुआ था? 1836, 1834, 1837, 1835?
करेक्ट आंसर जल्दी से अपनी नोटबुक्स में लिखो, फिर मैं बताऊंगी। एंड द करेक्ट आंसर इज 1834। ओके गाइस, तो जो ये थोड़े सिंपल क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं, व्हाई? बिकॉज आई नो दिस इज अ रिवीजन ऑल्सो फॉर सम स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे अपना रिवीजन भी कर रहे हैं इससे, तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जिससे पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज होता रहे। जो मैं MCQ पे बनाती हूँ वो चैप्टर के टॉपिक वाइज बनाती हूँ, जिससे आप लोगों का फुल चैप्टर का रिविजन होता रहे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ रिवोल्ट दैट स्टार्टेड इन यूरोप इन 1848। तो आपको बताना है यूरोप में कौन से टाइप का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1848 में। ए, आर्टिसन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर एंड पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप। बी, आर्टिसन इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट मोनार्की। सी, रिवोल्ट अगेंस्ट मोनार्की इन फ्रांस। या डी, वीवर रिवोल्ट। तो जल्दी से आंसर लिखो अपनी नोटबुक्स के अंदर। A1, आर्टिसन इंडस्ट्रियल वर्कर एंड पीजेंट रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई थी, इसलिए द रिवोल्ट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 24, द एम ऑफ रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मूवमेंट वॉज। तो आपको बताना है रोमांटिसिज्म का एम क्या था। ऑप्शन ए, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। बी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन। सी, टू फोकस ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। या डी, बोथ ए एंड सी। यानी कि ये कि इमोशंस पे फोकस करो, मिस्टिकल फीलिंग्स पे फोकस करो, और एक कलेक्टिव जो आइडेंटिटी वाली फीलिंग, कलेक्टिवनेस, बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग क्रिएट करो। डी आप तब मेंशन करोगे जब आपके अकॉर्डिंग ए और सी करेक्ट है, और बी तब करोगे जब आपके अकॉर्डिंग साइंस और रीजन को बढ़ावा देने को कहा गया था रोमांटिसिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या है? वेरी इजी, D1 इज करेक्ट आंसर। रोमांटिसिज्म मतलब यहाँ पे वो लव स्टोरी वाला रोमांस नहीं है, नहीं। रोमांटिसिज्म यहाँ पे मतलब है कि जस्ट रीज़न से दूर जाके हमें अपने इमोशंस को फील करना, इंट्यूशंस को फील करना, मिस्टिकल फीलिंग्स को फील करना टुवर्ड्स आवर नेशन एंड जितने भी लोग हैं उनके बीच में एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, एक कल्चरल पास्ट से रिलेटेड उनके में फीलिंग आए, और जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग उनकी और ज़्यादा बढ़े। तो उसको कहते हैं हम रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। Let's see question number 25. Italy was divided into 7 states, of which one was ruled by an Italian princely house. Assertion true है, false है, सोच लो. Then see the reason. The north was under the domination of the Bourbon kings of Spain. तो reason हमें यहाँ पे given है कि जो north part था वो domination में था Bourbon kings of Spain के. तो अब आपको सोचना है assertion reason true है, कौन सा इसमें से false है. Just think. A1 तब करोगे जब both reason assertion are true and reason is correct explanation. B तब करोगे जब assertion reason true है but आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक आप तब करोगे जब असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, एंड डी आप तब करोगे जब बोथ रीजन असर्शन आर फॉल्स। तो एक बार फिर से इसे देख लो, यहाँ पे क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट, एंड अगर आपने लिख लिया है तो इसका करेक्ट आंसर है C1, दैट असर्शन ट्रू है बट रीजन यहाँ पे फॉल्स है। ओके, तो चेक कर लो इसको। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वीवर्स ऑफ सिलेसिया रिवोल्टेड इन 1845 अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स बिकॉज। क्यों उन्होंने रिवोल्ट करा था? ए, द कॉन्ट्रैक्टर हु गिव देम ऑर्डर्स ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। बी, द कॉन्ट्रैक्टर टुक एडवांटेज ऑफ देयर मिजरी एंड डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स। सी, बोथ ए एंड बी। या डी, द कॉन्ट्रैक्टर हैड किल्ड 11 वीवर्स। कॉन्ट्रैक्टर ने 11 वीवर्स को मार दिया था इसलिए। करेक्ट आंसर क्या है? C1 है, बोथ A and B. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. Dash, for example, celebrated the national struggle through his operas, music, turning folk dances like the Polonaise and the mazurka into nationalist symbol. तो आपको बताना है किसने जो nationalist feeling थी पोलैंड के जो है ख़त्म हो जाने के बाद भी जो थी उसको कंटिन्यू रखा था थ्रू यू कैन से दैट म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस एंड थ्रू ओपेराज और अलग अलग फोक डांसेस के थ्रू। एंड इन दोनों फोक डांसेस का भी नाम याद लो, पोलेनीज एंड मजूरका। तो आपको बताना है ये इनिशिएटिव किसका था। तो लेट्स सी, कैरल कुरपिंस्की। ऑप्शन ए कैरल, ऑप्शन बी गुसेसिपी मजीनी, ऑप्शन सी मेट्रोनेज, ऑप्शन डी केवल। करेक्ट आंसर A1। क्वेश्चन नंबर 28, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज। कौन सी सबसे सीरियस सोर्स ऑफ टेंशन थी? ए, एरिया कॉल्ड ऑस्ट्रो हंगेरी। बी, एरिया कॉल्ड प्रूशियंस। सी, एरिया कॉल्ड द बाल्कान्स। या डी, एरिया अंडर द रशियंस। करेक्ट आंसर C1, एरिया कॉल्ड द बाल्कान्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 29. Assertion given है the most serious source of tension in Europe after 1871 was the area called Balkans. तो assertion क्या है? True है, false है? Imagine कर लो. Let's see next one. Reason given है हमें because the Balkan was a region of geographical and ethnic variation. A large part of Balkan was under the control of the Ottoman Empire. The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. एक बार फिर से आप assertion को देख लो, assertion true है या नहीं है,
और फिर रीज़न को देखो, रीज़न ट्रू है या नहीं है, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का या नहीं है, सोचो एंड टेल मी डाउन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चारों ऑप्शन आपको पता है क्या होते हैं, ABCD में से कौन सा कब फिल करना होता है, रीड इट एंड टेल मी डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज A1, असर्शन भी ट्रू है एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का और रीज़न इज ऑल्सो ट्रू, तो करेक्ट आंसर इज A1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज। इस इमेज को बहुत ध्यान से देखो और आपको बताना है ये इमेज क्या सिग्निफाई कर रही है। बहुत ध्यान से देखो एंड अगर किसी बच्चे को अच्छे से आंसर आते हैं तो वो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। मूव करते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आ गया है, लेट्स सी दिस असर्शन रीजन क्वेश्चन एंड दिस इज काइंड ऑफ ट्रिकी। लेट्स सी, असर्शन गिवन है यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर रेप्लिकेटेड बाय एवरीवन। असर्शन हमें ये कह रहा है कि यूरोपियंस का जो आइडिया था ना नेशनलिज्म का, उसको हर कोई कॉपी करता था। तो क्या असर्शन ट्रू है, फॉल्स है, सोचो आप अपने दिमाग में। लेट्स सी द रीजन। रीजन है पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म बट द आइडिया दैट द सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो ये यूरोपियन के नेशनलिज्म को डायरेक्ट कॉपी नहीं करा गया था, उसमें कुछ वेराइटीज ऐड करी गई थी, बट ये जो आइडिया था नेशन स्टेट्स का, अपने अपने देश अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने का, नेशन स्टेट्स वाला जो आइडिया था उसको सबने एक्सेप्ट करा था। तो करेक्ट, तो रीजन ट्रू है या नहीं है आप ये सोचो, असर्शन ट्रू है या नहीं है आप ये सोचो एंड लेट्स सी द ऑप्शन। वही है, इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज है, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एंड ऑप्शन डी होगा जब असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो इसे करेक्ट आंसर आप अपनी नोटबुक्स में लिखो, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर है D1। इस क्वेश्चन में असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है। अब असर्शन क्यों गलत है मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। असर्शन को रीड करते हैं, समझते हैं असर्शन क्यों गलत है। आप देखो यहाँ पे असर्शन में गिवन है यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर रेप्लिकेटेड बाय एवरीवन। इन्होंने ये लिखा है असर्शन में कि यूरोप का जो नेशनलिज्म का आइडिया था उसको सब कॉपी कर रहे थे, बट ऐसा नहीं है। बुक में क्लियरली मेंशन है यूरोपियन नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड। बुक में हमें साफ साफ गिवन है दैट यूरोपियन नेशनलिज्म को कॉपी नहीं करा गया था कहीं पे, जो वेराइटी ऐड करी गई थी नेशनलिज्म में एंड एक चीज़ को जो है एक्सेप्ट करा गया था। वो क्या थी कि नेशन स्टेट वाला जो ये आइडिया था ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट करा था सबने। तो ये असर्शन फॉल्स है एंड तभी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा था, D1, इफ असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये यहाँ पे बस एक नोवेयर का डिफरेंस है। यहाँ लिखा है वो रेप्लिकेटेड बाय एवरीवन, वो रेप्लिकेटेड नोवेयर अगर लिखा होता तो ये असर्शन ट्रू होता। तो आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे स्कोर आए होंगे इस टेस्ट के अंदर। मैंने आपको हैंड टू हैंड आंसर बताती रही सो दैट आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए कि तुमने एक आंसर, आई डिक्टेटेड द क्वेश्चन, तुमने आंसर लिखा और अगर तुम्हारा आंसर था तो तुमने उसे टिक कर दिया। इफ़ यू वांट कि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम रुकूँ तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दीदी 10 सेकंड्स का गैप दिया करो, 20 सेकंड्स का गैप दिया करो एंड मुझे अपने करेक्ट स्कोर्स जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट सेक्शन में बता देना। विद दिस गाइज आई एम एंडिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी हम इस चैप्टर के बहुत सारे क्विज करेंगे तब तक आपका टर्म 1 का एग्जाम नहीं हो जाता। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें पावर शेयरिंग या फिर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट किसी एक चैप्टर का इसी तरीके से रिवीजन एंड क्विज करेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारे ही चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस गिवन है मेरे चैनल पे। एंड MCQ मैराथन गाइज मैं एक बार कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। ये आज मैंने दोबारा कराई MCQ क्वेश्चन, तो एक बार ही हम सारे ही चैप्टर्स के MCQ कर चुके हैं। 50+ MCQ क्वेश्चन हर चैप्टर के हम कर चुके हैं एंड नाउ वी आर डूइंग रिवीजन एंड क्विजेस। तो check out the description box. Now I'm going, best of luck and I'll meet you in the next video.